अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्टडी आईक्यू पर स्वागत है एंड आई एम डॉक्टर रंजीता। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे विच इज़ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो दिस इज़ द ईमेल आईडी, यू कैन सेंड मी अ मेल, दिस इज़ माय इंस्टाग्राम हैंडल। और ये जो टेलीग्राम लिंक है इस पर आप मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी के लेक्चर्स को देखना तो उसके लिंक्स भी यहीं दिए गए हैं। जब आप मेरा चैनल ज्वाइन करेंगे तो काइंडली चेक द स्पेलिंग इन लिंक। ये जो चैप्टर है दिस इज अबाउट इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट्स। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। हम पढ़ेंगे अबाउट द जो हमारी एमसीबी होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, किस तरीके से हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें के बारे में हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्लास 7 का चैप्टर है तो ये थोड़ा सा क्लास 6 के चैप्टर से और एडवांस है, लेकिन जो इसमें दिया गया है मैं सिर्फ वही एक्सप्लेन करूँगी। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इट इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट सोर्स ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी। एनर्जी जो होती है वो किसी भी तरीके के फॉर्म में हो सकती है, तो इलेक्ट्रिसिटी भी एक तरीके की एनर्जी है। इसका जो है इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स आप अपने चारों तरफ देख रहे हैं, इंक्लूडिंग योर मोबाइल, इंक्लूडिंग योर टेलीविजन, कंप्यूटर, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सारी की सारी चीज़ें किससे चल रही हैं, कौन सी एनर्जी से चल रही हैं, विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सारी चीज़ें हमारी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चल रही हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरली पावर स्टेशन पे प्रोड्यूस की जाती है। बहुत बड़े बड़े पावर स्टेशंस होते हैं जो बिजली बनाने का काम करते हैं। ट्रेडिशनली हमारे कंट्री में या बहुत सारे और कंट्रीज़ में भी थर्मल पावर प्लांट से बिजली बनाई जाती है, बट आजकल क्या है, बहुत सारे और एडवांस फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन आ गए हैं। जैसे कि क्या, जैसे कि हम हाइडल पावर प्लांट्स है, मतलब हम पानी की वजह से बिजली बना सकते हैं, हम हवा की वजह से बिजली बना सकते हैं, हम जो कोस्टल वेव्स होती हैं उनकी एनर्जी से बिजली बना सकते हैं, हम सोलर एनर्जी से बिजली बना सकते हैं, हम न्यूक्लियर एनर्जी से भी बिजली बना सकते हैं। तो अब इलेक्ट्रिसिटी जो है ट्रेडिशनली कहाँ पे प्रोड्यूस की जा रही है? पावर स्टेशन पर, किसी भी पावर स्टेशन पर प्रोड्यूस की जा सकती है। थर्मल पावर स्टेशन हो सकता है, वो हाइडल पावर स्टेशन हो सकता है, वो एयर से चलने वाली जो पवन चक्की है उससे बन सकती है बिजली, किसी तरीके से भी बिजली बन सकती है। वो जो बिजली प्रोड्यूस होती है, जो पावर स्टेशन पे बिजली प्रोड्यूस की जाती है, उसको हाउस होल्ड्स तक या डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज तक या सिटी में किस तरीके से भेजा जाएगा, उसको भेजा जाता है वायर्स के थ्रू। ठीक है, वो वायर्स कहाँ पे लगी होती हैं? वो इलेक्ट्रिक पोल्स पे लगी होती है और ये पूरा नेटवर्क होता है। मतलब जहाँ पे बिजली प्रोड्यूस हो रही है वो पावर स्टेशन से लेके जहाँ आप बैठे हुए हैं, किसी सिटी में बैठे हुए हैं, किसी गांव में बैठे हुए हैं, कहीं पे भी आप बैठे हैं, वहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से आ रही है? वो एक नेटवर्क है जिसमें वायर्स हैं, तारें होंगी, उसके अंदर पोल्स होंगे और ये पूरा का पूरा नेटवर्क काम करेगा जो आपके घर तक बिजली पहुँचा रहा है या उस जगह तक बिजली पहुँचा रहा है जहाँ पर आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं, जहाँ पे आप उसको यूज़ करते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है एज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिस थ्रू अ कंडक्टर। मतलब इलेक्ट्रिक करंट कैसे पास करता है? कंडक्टर्स होते हैं, जो ये वायर्स होती हैं या केबल्स जिसको हम बोलते हैं, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अगर वो कंडक्टर नहीं होंगे तो क्या वो अपने थ्रू उस बिजली को पास करने देंगे? नहीं। अगर वो रेजिस्टेंट होंगे, मान लीजिए अगर वो मेटल की तारों को छोड़कर हम लकड़ी की तार बना देते हैं तो क्या उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी? नहीं। क्यों नहीं पास होगी? क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी का रेजिस्टेंट मटेरियल है। ये हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि रेजिस्टेंट मटेरियल कौन से होते हैं और कंडक्टर्स कौन से होते हैं। तो जितनी भी वायर्स बनती हैं बिजली की, उसके अंदर क्या यूज़ किया जाता है? उसमें बिजली के कंडक्टर्स को यूज़ किया जाता है ताकि बिजली की कोई भी वेस्टेज हुए बिना उसको पावर स्टेशन से लेकर आपके घरों तक या कंज्यूमर्स जिसको कहते हैं वहाँ तक पहुँचाया जा सके। हम बहुत कोशिश करते हैं, मतलब हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट होता है वो काफ़ी कोशिश करता है कि बिजली का वेस्टेज मिनिमम हो, बट स्टिल कोई भी जो भी कंडक्टर्स है नेचर में बिजली के, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, जितने भी मेटल्स हैं, वो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ज़रूर प्रोवाइड करते हैं। तो बिजली का वेस्टेज फिर भी होता है। आप चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना लें, बिजली का वेस्टेज होगा। तो हमेशा क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए जाते हैं कि बिजली के वेस्टेज को मिनिमम किया जा सके। ओके,
ये तो था कि पावर स्टेशन पे बिजली प्रोड्यूस हो रही है और नेटवर्क है पूरा तारों का, पोल्स के थ्रू वो लगे हुए हैं ऊपर तार और वो हमारे तक पहुंच रही है। दूसरा एक और तरीका, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, ऐसे बहुत सारे अप्लायंसेस होते हैं जिसमें आप डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ नहीं कर सकते। मतलब इलेक्ट्रिसिटी की जो वायर्स आ रही हैं, बिजली की जो तारें आ रही हैं हमारे घर तक पहुंचती हैं, उसके थ्रू उसको नहीं यूज़ कर सकते उन मटेरियल्स में, उन ऑब्जेक्ट्स में। तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? हमें एक ऐसे चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जो हमारे उस इंस्ट्रूमेंट को चला पाए जिसको हम बिजली की तार से कनेक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि क्या होगा वो हमारा टॉर्च हो सकती है, टॉर्च हमें अलग जगह लेके जानी पड़ेगी। वो हमारी टॉयज़ हो सकते हैं, कैमरा जो हमें अलग जगह ले जाना पड़ेगा। तो उन सब चीज़ों के लिए फिर हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी ऐसी डिवाइस की जिसको हम जगह पर उठा के कैरी कर सकें और जो हमें क्या प्रोवाइड करे? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करे। तो वो क्या होता है? वो होता है इलेक्ट्रिक सेल एंड बैटरी। तो इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी भी अनदर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है जिससे कि बिजली प्रोड्यूस की जाती है। बिजली के स्टेशन में और इलेक्ट्रिक सेल में डिफरेंस होता है, दोनों में डिफरेंट तरीके से बिजली प्रोड्यूस की जाती है। हम इनके बारे में इसी चैप्टर में बात करेंगे। In order to obtain electricity from a cell or battery, we have to connect it into a circuit. बिजली का जो सेल है, इलेक्ट्रिक सेल जो है, वो आपको बिजली सिर्फ तभी प्रोवाइड करेगा जब आप उसको सर्किट को कंप्लीट करेंगे। ओके, सर्किट पूरा होना इसमें बहुत ज़रूरी होता है। सर्किट क्या होता है इसके बारे में हम इसी चैप्टर में बात करेंगे। अब देखिए, हम बात करते हैं अब इलेक्ट्रिक सर्किट की। अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? देखो, अ कॉन्टिन्यूस कंडक्टिंग पाथ, जिसमें क्या होगा? वायर्स होंगी, बल्ब होंगे, स्विच होंगे बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ अ सेल और बैटरी अलोंग विद द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होगा? एक पूरा का पूरा सर्किट है, देखिए चक्कर बना हुआ है एक पूरा का पूरा। उसके अंदर क्या है? उसके अंदर तारें जुड़ी हुई हैं, कहीं पे उसमें बल्ब लगा होगा उसमें, और कहीं पे उसमें स्विच होगा ऑन ऑफ के लिए। ठीक है, ये सबका जो नेटवर्क होगा, वो जो टर्मिनल कनेक्ट कर देगा, उसको इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है। आपके घर में इलेक्ट्रिक सर्किट बना होता है ना, ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम दिखाया गया है। ये देखिए, ये जो है सिंबल, ये वाला, ये सेल का सिंबल है, ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव साइड होगा उसका। ये क्या, इससे बल्ब कनेक्ट कर दिया गया है। ये क्या, ये स्विच है। अभी ये दोनों स्विच जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ऑन पोजीशन है। अब अगर स्विच को हटा दिया जाएगा तो इसका मतलब है ऑफ पोजीशन। तो ये पूरा सर्किट कंप्लीट होता है। देखिए, एक सेल लगा दिया गया, स्विच दे दिया गया और बल्ब लगा दिया गया। तो ये क्या है? टिपिकल एक बैटरी का डायग्राम है। जो आपकी बैटरी टॉर्च जिसको हम यूज़ करते थे पहले, उसमें क्या होता था? एक स्विच लगा होता था, एक नीचे सेल डला होता था और आगे बल्ब लगा होता था। तो सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाता था। जैसे ही हम स्विच ऑन करते थे वो जुड़ जाता था और हमारी जो बल्ब है, टॉर्च है हमारी, जल जाती थी। तो वो सर्किट होता था उसके अंदर एक। हमारे घर में भी सर्किट कंप्लीट करते हैं हम। जो स्विच लगे होते हैं हमारे, ऑन ऑफ के स्विच जो होते हैं, वो क्या होते हैं? ऑन ऑफ के स्विच यही स्विचेज हैं जो कि सर्किट को कंप्लीट कर देंगे। जैसे ही ऑफ करते हैं तो ये इस पोजीशन में चला जाता है, जैसे ही ऑन करते हैं उसको तो वो जुड़ जाती हैं, दो वायर्स आपस में जुड़ जाती हैं। जुड़ते ही क्या होगा? जो भी अप्लायंस हमको चलाना है, चाहे वो हमारा पंखा हो, चाहे वो लाइट बल्ब हो, चाहे टीवी हो, वो ऑन हो जाता है। ओके, तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर पूरा का पूरा वायर्स है, बल्ब्स है, स्विच है, इन सब का क्या है? नेटवर्क है एक। तो एग्जाम्पल क्या है? टेक अ सेल हैविंग पॉजिटिव टर्मिनल एंड ए नेगेटिव टर्मिनल, ट्राई टू कनेक्ट। देखो, अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल को सिर्फ पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा? सर्किट कंप्लीट होगा? नहीं होगा। पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। ट्राई टू कनेक्ट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल टू वन एंड ऑफ द स्विच विद अ पीस ऑफ कॉपर वायर। ओके, इसमें ये बता रहा है कि एक सेल लिया आपने, उसके पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया आपने कॉपर वायर से। ठीक है, ये सेल है, मान लीजिए, उसका पॉजिटिव टर्मिनल को आपने कॉपर वायर के साथ कनेक्ट किया, ये वायर है, एंड वायर एंड अदर एंड ऑफ द स्विच टू वन एंड ऑफ बल्ब, और यहाँ पे आपने लगा दिया बल्ब। फिर आपने जो नेगेटिव टर्मिनल था इस बैटरी का, उसको भी आपने क्या किया? कनेक्ट डायरेक्टली टू अनदर एंड ऑफ अ बल्ब। उसको आपने यहाँ से आके यहाँ कट कर दिया विद अ वायर। सो दिस काइंड ऑफ सेटअप इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। यही किया आपने, जो अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाया उसमें आपने क्या किया है? आपने यही किया है, बीच में एक सेल लगाया, ये एक सेल लगाया आपने, एक साइड पे बल्ब को कनेक्ट किया, उसके सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से बल्ब को कनेक्ट किया, नेगेटिव टर्मिनल से बल्ब को कनेक्ट किया, बीच में आपने क्या दिया? एक स्विच दिया, जो कि क्या है? मेटल का टुकड़ा भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे मेटल का टुकड़े को जोड़ दिया, इसको जैसे ही आप ऐसे इससे जोड़ेंगे
तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे उस मेटल के टुकड़े को हटा देंगे तो वो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, सिंपल। फिर जो सर्किट का डायग्राम होता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए साइंस में जब भी हम पढ़ते हैं, हायर साइंस की बात करेंगे, मतलब साइंस, इनिशियल साइंस की बात भी कर रहे हैं स्कूल लेवल पर भी, और जब हम हायर स्टडीज़ करते हैं साइंस में, चाहे वो मेडिकल साइंस है, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, हम कुछ भी पढ़ते हैं जब आगे, तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर, साइंस के अंदर ऑब्जेक्टिविटी होती है। इसका मतलब ये है कि साइंस में जो चीज़ है वही होती है, मतलब वो फिलॉसफी या किसी ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट से इसीलिए अलग होता है क्योंकि उसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी है। हिस्ट्री मान लीजिए अलग हो सकती है, हिस्ट्री की किताब अगर मैं लिखती हूँ तो अलग वर्जन लिख दूंगी, आप लिखेंगे तो अलग वर्जन लिख सकते हैं। लेकिन साइंस के केस में क्या होगा, मैं लिखूंगी तो बैटरी के टर्मिनल को पॉजिटिव ही लिखूंगी, आप भी पॉजिटिव को पॉजिटिव ही लिखेंगे। तो साइंस के केस में क्या होता है, हमें डायग्राम के थ्रू बताया जाता है। हो सकता है मैं जिस भाषा में बात कर रही हूँ वो आपको इस वक्त समझ में आ रही है, लेकिन हो सकता है जिसको ये हिंदी भाषा नहीं समझ में आती या इंग्लिश नहीं समझ में आती, जिसको तमिल समझ में आती है, वो कैसे लिखेगा, बट सिंबल्स के थ्रू वो सेम लिखेंगे। तो हमेशा साइंस में डायग्राम्स बनाए जाते हैं। तो सर्किट का डायग्राम भी क्या है, वो सिंबॉलिक डायग्राम होगा। आप डायग्राम देख के ही समझ जाएंगे, जो भी साइंस के स्टूडेंट होंगे वो झट से समझ जाएंगे उसको देखते ही, किसी भी लैंग्वेज के स्टूडेंट होंगे, लेकिन डायग्राम बना होगा तो दे विल अंडरस्टैंड कि भाई ये सर्किट का डायग्राम है। ओके, तो सर्किट का डायग्राम जो होता है उसके अंदर बहुत सारे कॉम्पोनेंट होते हैं। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट हैविंग, जैसे कि क्या होगा, व्हेन बल्ब ग्लोज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड देन द स्विच इज सेट टू बी इन ऑन पोजीशन। जब बल्ब बंद हो जाएगा तो ऑफ पोजीशन में होगा। सो इन इलेक्ट्रिक सर्किट अ बल्ब लाइट्स अप ओनली व्हेन द स्विच इज ऑन। सिंपल सी बात है, ये मैंने आपको दिखा दिया, इधर इसमें दिखाया आपको। बल्ब कब जलता है, जब ये वाला जो मान लीजिए कॉपर की वायर है, इसको स्विच बोला जाएगा, जब ये टच होगी, जब इससे टच हो जाएगी, इस पोजीशन में आएगी, तभी बल्ब ऑन होगा। अदरवाइज क्या होगा, बल्ब ऑफ रहेगा जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होता है। ओके, तो यही इसमें बताया गया है कि सर्किट जब पूरा होगा उसी वक्त जो है बल्ब ऑन होगा, अगर बल्ब कनेक्ट है। मान लीजिए बल्ब की जगह पे पंखा कनेक्ट है तो पंखा तभी ऑन होगा जब इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा होगा। व्हेन द बल्ब डज नॉट ग्लो तो इलेक्ट्रिक सर्किट, व्हेन द स्विच इज ऑन, अच्छा ये भी हो सकता है, ओके आपने स्विच भी ऑन कर रखा है लेकिन बल्ब नहीं जल रहा, तो क्या है, इसका मतलब है भाई आपका बल्ब खराब हो चुका है। ओके, स्विच खराब नहीं है, आपका बल्ब खराब हो गया, तब आप देख लो। दिस कंडीशन कैन अकर ओनली इफ द बल्ब गेट फ्यूज्ड एंड फिलामेंट ब्रेक्स। आपका सर्किट भी कंप्लीट है और बल्ब नहीं जल रहा है तो बल्ब को चेंज करना पड़ेगा, राइट। फिर बात करते हैं, हाँ, अगर आपको पूरे सर्किट का डायग्राम बनाना है, मान लीजिए आपको पूरे सर्किट का डायग्राम बनाना है, तो क्या आप ऐसा बनाओगे, ऐसे बनाओगे पूरी ड्राइंग? नहीं, आपके पास ड्राइंग करने में तो वक्त जाएगा, तो आप क्या करोगे, सिंबल्स यूज़ करोगे। ये सिंबल यूज़ करोगे, ये सिंबल यूज़ करोगे, ये सिंबल, ये बल्ब का सिंबल, ये सेल का सिंबल और ये स्विच का सिंबल। तो हमेशा क्या करते हैं साइंस में, हम सिंबल्स यूज़ करते हैं, सिंबॉलिक चीज़ें। और वो सिंबल्स क्या होते हैं, कॉमन, सबके लिए कॉमन होते हैं वो। चाहे आप जापान में बैठ के उस सिंबल को पढ़िए, चाहे इंडिया में बैठ के पढ़िए, चाहे यूएस में बैठ के पढ़िए, अगर आप पढ़ रहे हैं वो सिंबल को तो साइंस के सारे स्टूडेंट्स उस सिंबल को एक ही तरीके से समझेंगे। तो कॉमनली जो यूज सिंबल्स हैं उसको आप देख लीजिए। सेल का सिंबल है, ये देखिए इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल है, ऐसे एक वायर, एक ऐसे और एक छोटा, तो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये स्विच ऑन, ये स्विच ऑफ, ये बैटरी, मतलब दो सेल कनेक्ट हुए है ना, रेंज एक सीरीज के अंदर हम सेल्स को कनेक्ट कर देंगे तो बैटरी, वायर का सिंबल। तो दिस इज सिंपल थिंग। फिर हम इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी की बात करते हैं। जो कॉमन सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का वो तो क्या है, टू रन नंबर ऑफ डिवाइसेस। द कॉमन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू रन द नंबर ऑफ डिवाइसेस इज एन इलेक्ट्रिक सेल। मैंने आपको बता दिया, जो हमारे पावर स्टेशन से रिले हो रही है लाइट, वो तो उन्हीं सब चीज़ों को चला देगी जो हमारे घर के अंदर मौजूद है, जहाँ तक वायर आ रही है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, टॉयज़, क्लॉक्स, ये सब चीज़ों को कैसे चलाएं हम, रेडियो, तो इसको हम कैसे चलाते हैं, इसको हम इलेक्ट्रिक सेल की मदद से चलाते हैं। कभी कभी क्या होता है, एक सेल हमारे लिए सफिशिएंट नहीं होता, एक सेल हमें इतनी पावर नहीं दे पाता जितनी हमें उस बड़ा, मान लीजिए बड़ा डिवाइस है कोई, बड़ा सा आपका कोई टॉय है या आपका रेडियो है, एक सेल सफिशिएंट नहीं होगा, आपको ज़्यादा सेल्स चाहिए, तो आप एक से ज़्यादा सेल को अरेंज कर देंगे। सेल का अरेंजमेंट दो तरीके से हो सकता है। एक तरीका होता है, तो पहली बात तो आप ये समझिए, जब भी सफिशिएंट नहीं होता एक सेल तो आप क्या करते हैं, मल्टीपल सेल्स को यूज़ करेंगे। तो क्या होगा, हाई वोल्टेज चाहिए तो हम क्या करते हैं, सिंगल इलेक्ट्रिक सेल विच प्रोवाइड कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, ओनली 1.5 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, whereas electricity from power station is supplied to our home at a very high voltage, 220 volt.
देखिए इलेक्ट्रिसिटी एक सेल छोटा सेल मतलब एक स्टैंडर्ड सेल की बात कर रहे हैं। एक स्टैंडर्ड सेल कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है 1.5 वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी, और हमारे पावर स्टेशन कितना करता है 220 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करता है, ये जानते हैं आप। तो अभी हम क्या बात कर रहे थे कि हमें कभी कभी क्या करना पड़ता है, सेल्स को कंबाइन करना पड़ता है। हमारा जो है डिवाइस इंस्ट्रूमेंट जो है बड़ा है, तो हम क्या कर देंगे, काफ़ी सेल्स को कंबाइन कर देंगे। तो सेल्स को कंबाइन करके भी हायर वोल्टेज को ऑब्टेन किया जा सकता है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स को आप कंबाइन करेंगे। When the positive terminal of one cell is joined with the negative terminal of another cell, the cells are said to join in a series. ये सीरीज का ज्वाइन होता है। एक सेल है, आपने उसको दूसरे सेल के साथ कंबाइन कर दिया, फिर तीसरे सेल के साथ कर दिया, तो ये क्या होता है, आपको टॉर्च में डालते हैं आप इस सेल को, है ना, टॉर्च में डलता है ये वाला सेल। इस तरीके से आपको याद होगा पुरानी टॉर्च में 3-4 सेल डालते थे, इतनी लंबी टॉर्च होती थी, उसके अंदर 1 2 3 4 इसी सीरीज में कंबाइन करते थे। बैटरी, तो फिर बैटरी किसको कहते हैं, तो बैटरी उसी को कहते हैं द ग्रुप ऑफ सेल्स जॉइन टुगेदर इन अ सीरीज। जब एक सीरीज के अंदर सारे सेल्स ज्वाइन होते हैं तब उसको हम बोलते हैं बैटरी। तो टॉर्च में इन्होंने एग्जाम्पल भी टॉर्च का दिया, द सेल्स आर प्लेस्ड वन आफ्टर अनदर, ठीक है। इन मैनी डिवाइसेस सेल्स आर नॉट प्लेस्ड वन आफ्टर अनदर। आपने कुछ डिवाइसेस देखे होंगे उसमें अलग अलग 3-4 सेल्स को डाला जाता है, जैसे कि आजकल आपके टीवी के रिमोट में, एसी के रिमोट में अलग अलग स्लॉट्स में डालेंगे, टॉयज़ के बीच में जो खिलौने होते हैं उसके बीच में भी पैरेलल डालते हैं। ये क्या था, सीरीज में डाले थे, अब क्या करते हैं इसमें हम पैरेलल डाल देते हैं इंस्टेड ऑफ सिंगल वन, तो इसको भी बैटरी कहते हैं। ये दोनों तरीके से बन सकती है, पैरेलल भी बन सकती है और सीरीज में भी बन सकती है, फाइन। तो ये वाले केस में क्या है, पैरेलल लगे हुए हैं। Combine two cell by keeping the positive terminal of one cell in contact with the positive terminal of other cell or negative terminal with negative terminal of other cell, then the battery obtained will not work। ये बात समझ लीजिए आप। देखो इस चैप्टर में कुछ नहीं है, छोटी छोटी सी बेसिक चीज़ें हैं। एक जो चीज़ समझने की आपको, अगर आपका सेल तभी काम करेगा जब एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कॉन्टैक्ट में आएगा। अगर आपने दोनों पॉजिटिव को मिला दिया और दोनों नेगेटिव को मिला दिया तो आपकी बैटरीज काम नहीं करेंगी। उल्टे सेल डालते हैं, होता है ना, जब हमारा नया सेल डाला रिमोट के अंदर, रिमोट ने काम नहीं किया तो हम क्या करते हैं, निकालते हैं उसको, पलट के डालते हैं। जैसे पहले पोजीशन में डालता उसे डिफरेंट पोजीशन में डाल देते हैं। मतलब क्या हुआ कि आपने गलत डाल दिया था, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ पॉजिटिव डाल दिया था, जबकि पॉजिटिव के साथ कौन सा डालेगा, नेगेटिव डालना चाहिए। ओके, तो इसीलिए जितने भी ये स्लॉट्स बने होते हैं उसमें मेंशन होता है पॉजिटिव किस तरफ डालना है, नेगेटिव किस तरफ डालना है, फाइन। तो अगर आपने इस तरीके से कंबाइन कर दिया सेल्स को, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव डाल दिया सीरीज में, तो आपकी बैटरी काम नहीं करेगी। ओके, तो इस चैप्टर में से ये बेसिक चीज़ें आपको समझनी है, फाइन। ये देखिए, ये बैटरी की पोजीशन दिखाई गई है, एक ऐसे डलेगी तो दूसरी ऐसे डलेगी, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ कब मिलेगा। ये आपको समझ में आ गया, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, फाइन। तो जो बैटरीज होती हैं, जो कार्स में यूज़ होती है, बस में, ट्रक में, इन्वर्टर में, ये भी एक तरीके के सेल हैं। ओके, बड़ी बड़ी बैटरीज, जैसे कार चलती है, बस चलता है, ट्रक्स चलते हैं, तो वो भी सेल हैं। तो इनके अंदर क्या होता है, स्पेशल तरीके की सेल्स होते हैं जिसको हम रिचार्ज करते रहते हैं। वो रिचार्ज कैसे होती रहती है, जब हमारी गाड़ी चलती है तो वो रिचार्ज होती रहती है। इसीलिए बोला जाता है, आपने देखा होगा, आपकी बाइक, आपकी कार, स्कूटर, आपको बोला जाता है कि उसको स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। थोड़े थोड़े वक्त पे आपको उसको खड़े करके ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं रखना चाहिए कार्स को भी, क्योंकि उनकी बैटरी डाउन हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, जब गाड़ी चलती है तब उस वक्त बैटरी चार्ज होती है अपने आप, वो सेल्स हैं क्योंकि, तो इसलिए गाड़ी को बीच बीच में चलाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि बैटरी चार्ज होती रहे, फाइन। फिर हम बात करते हैं कनेक्शन ऑफ सेल एंड बैटरी। पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल जब पेयर अप होते हैं इन बैटरी इन ऑर्डर टू हैव ए एग्जैक्ट प्लेसमेंट ऑफ द सेल इन देयर रिस्पेक्टिव बैटरी कंपार्टमेंट, तो स्विच ऑन द स्विच और द की कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द सर्किट। द सर्किट इज कंप्लीट एंड इट्स सेट टू बी क्लोज ओनली व्हेन स्विच इज ऑन। ये हम पढ़ चुके हैं। जब भी हम एक बैटरी के अंदर कुछ कॉम्बिनेशन में उसको सर्किट बना के डालेंगे तो वो कब ऑन पोजीशन में होगा, जब वो उसका सर्किट कंप्लीट होगा, तो इसका मतलब वो ऑन पोजीशन है। जब सर्किट ब्रेक हुआ है तो वो इसका मतलब ऑफ पोजीशन है। ओके, देयर इज अ थिन वायर इन द बल्ब कॉल्ड द फिलामेंट विच ग्लोज व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। सो इफ द बल्ब गेट फ्यूज देन द फिलामेंट गेट्स ब्रोकन। जो हम पुराने टाइम के बल्ब की बात कर रहे हैं जिसमें फिलामेंट होता था, अब तो एलईडी वाला बल्ब आ गया। तो पुराने टाइम के बल्ब में क्या होता था, हमने पिछली क्लास में उसका डायग्राम देखा था, है ना।
हमने पिछली क्लास में उसका डायग्राम देखा था बल्ब का। हमने एक बल्ब बनाया था, उसके अंदर क्या था, ऐसे करके ऐसे 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 करके फिलामेंट बना हुआ था। जो फिलामेंट ब्रेक हो जाता था तो बल्ब फ्यूज हो जाता था। तो फिलामेंट ब्रेक होने से क्या हुआ, सर्किट ब्रेक हो गया। यहाँ से एक वायर आई हुई थी, वो इधर से जाके इधर जाती थी, तो यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो जाता है। तो फिलामेंट ब्रेक होने का मतलब होता था सर्किट भी ब्रेक हो गया। फिर हम बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट की। ओके, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किसी भी वायर से, किसी भी कंडक्टर से, तो वो उसको, मैंने आपको बताया था, कोई भी कंडक्टर जो होता है 100% कंडक्शन नहीं करता, थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देता है। तो जो वो रेजिस्टेंस जितना प्रोवाइड करेगा, आपने किसी चीज़ में से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया, वो पर्टिकुलर मटीरियल जिस मटीरियल से बनी हुई है, वो पर्टिकुलर मटीरियल क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी से को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, मतलब उसको विरोध करता है उसका। तो जब वो उसको रेजिस्टेंस देता है तो उसकी वजह से वो हीट अप हो जाता है। द प्रोडक्शन ऑफ हीट इन एन इलेक्ट्रिक डिवाइस ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और वो हो किस लिए रहा है, ये हीटिंग इफेक्ट आ क्यों रहा है, ड्यू टू रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस की वजह से है वो हीटिंग इफेक्ट। द इलेक्ट्रिक हीटर्स यूज्ड फॉर कुकिंग एंड इलेक्ट्रिक बल्ब और रूम हीटर, ये सब किस मेथड के ऊपर काम करते हैं, कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे काम करते हैं या रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे काम करते हैं। तो ये जो उसका रेजिस्टेंस वाला जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर ये सारी चीज़ें काम करती हैं। कुकिंग के लिए जो आपकी इलेक्ट्रिक कुकिंग की प्लेट होती है वो कैसे काम करती है, आप नीचे इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही ऑन करते हैं उसके अंदर एक कॉइल होती है जो बहुत रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, वो गर्म हो जाती है तो वो काम करती है। सेम इलेक्ट्रिक बल्ब, रूम हीटर ऐसे ही काम करता है। When these appliances are switched on after connecting to the electric supply, then their element become red hot and releases heat. ये किस लिए हो रहा है, हीटिंग इफेक्ट हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का। अब यहाँ पे देखिए वही बात लिखी हुई है इस पॉइंट पे जो मैं बता रही हूँ। द डिग्री टू विच एन मटीरियल अपोजेज द पैसेज ऑफ करंट थ्रू इटसेल्फ इज नोन एज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी है किसी भी मटीरियल की जिससे कि वो फ्लो को अपोज करता है। वो बोलता है नहीं, फ्लो नहीं होने दे रहा, रोक रहा है उसको, अपोज कर रहा है। तो वो जितना ज़्यादा अपोज करेगा उतनी ज़्यादा वो हीट अप हो जाएगा। अगर वो आसानी से अपने में से करंट को पास थ्रू करने दे रहा है जितनी आसानी से, तो उसको उतना ही अच्छा कंडक्टर कहा जाएगा। वो जितना अपोजिशन देगा उसको उतना ही अच्छा रेजिस्टेंस बोला जाएगा। तो जो ज़्यादा रेजिस्टेंस देगा वो ज़्यादा हीट अप हो जाएगा। फाइन, ये आई थिंक आप समझ गए। दिस कुड बी वन ऑफ द प्लॉसिबल स्टेटमेंट इन क्वेश्चन। इसमें आपको पूछा जा सकता है कि जो गर्म हो जाते हैं अप्लायंसेस वो कौन सी प्रॉपर्टी के ऊपर काम करते हैं मटेरियल्स की, कंडक्टर्स के ऊपर काम करते हैं या रेजिस्टेंस के ऊपर काम करते हैं। तो रेजिस्टेंस के ऊपर करते हैं। When an electric current passes through a high resistance wire, the electric energy gets converted into heat energy, okay? And this heat heats up the wire. तो ये सब इसमें होता है, हीट अप हो जाती है वायर क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा है। फाइन, फिर हम बात करते हैं एलिमेंट की। एलिमेंट क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस होता है उसकी जो कॉइल होती है उसको हम एलिमेंट कहते हैं। जो भी ऐसा प्लेट है या इलेक्ट्रिक हीटर है तो उसके अंदर क्या होगा, एलिमेंट होगा। मतलब वो वायर, इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस के अंदर जो कॉइल ऑफ वायर होगी, जो गोल गोल करके हमने वायर डाली हुई है उसके अंदर, उसको बोलेंगे एलिमेंट। तो जब इनको स्विच ऑन करते हैं, जैसे ही हम इनको स्विच ऑन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बन जाती है और ये क्या होते हैं, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, तो ये रेड हॉट गर्म हो जाते हैं। सो देर आर सम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस सच एज इमर्जन हीटर्स, हॉट प्लेट्स, हमारी जो आयरन जिससे प्रेस करते हैं हम, गीज़र्स, इलेक्ट्रिक केटल्स, हेयर ड्रायर्स, ये सब किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, वो इसी प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं। उनके अंदर एक एलिमेंट है जो बहुत रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हीट अप होता है। फाइन, फैक्टर्स ऑन विच द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट डिपेंड्स, देयर आर 2 फैक्टर्स। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है कोई भी एलिमेंट जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है उसके वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट है रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। द ग्रेटर द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ग्रेटर विल बी द हीट प्रोड्यूस, ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं, ये पहला फैक्टर है। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा हीट प्रोडक्शन। एग्जाम्पल, 2 वायर है, एक कॉपर का वायर है, एक नाइक्रोम का वायर है। अब कॉपर तो हमें पता है कि ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, नाइक्रोम जो है वो उतना अच्छा कंडक्टर नहीं है, तो कौन सा ज़्यादा गर्म होगा, ऑब्वियसली नाइक्रोम गर्म हो जाएगा जल्दी। फाइन, तो पहला क्या था, पहला फैक्टर था रेजिस्टेंस ऑफ वायर। तो क्या होता है, इट इज़ ड्यू टू द रीज़न दैट रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम ज़्यादा है तो इसलिए ज़्यादा गर्म हो जाएगा। द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर डिपेंड्स ऑन द मटीरियल ऑफ द वायर।
लेंथ ऑफ द वायर एंड थिकनेस ऑफ द वायर। पहली चीज़ मटेरियल, वो किस मटेरियल से बना है भाई, कॉपर तो अच्छा कंडक्टर है, वो किसी दूसरे मटेरियल से बना होगा। तो मटेरियल क्या है, ए लेंथ कितनी लंबी है और थिकनेस कितनी लंबी है। एक जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने वाला एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस की किन 3 चीज़ों पे निर्भर कर रही है, उसको कितनी मोटाई है, कितना लंबा है वायर, और क्या उसका मटेरियल क्या है। ओके, ये तो था पहला फैक्टर रेजिस्टेंस। फिर दूसरा फैक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट पासेस थ्रू अ गिवन वायर, कितना तेज इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, 200 वोल्ट का जा रहा है कि 1 वोल्ट का जा रहा है, कितना जा रहा है। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट पासेस थ्रू अ गिवन वायर इज ग्रेटर देन द हीट प्रोडक्शन इज ऑलवेज बी ग्रेटर, ऑल्सो बी ग्रेटर। अब आप हीटर देखा होगा आपने, जो हम सर्दियों में यूज़ करते हैं रूम हीटर, उसके अंदर 1 कॉइल 2 कॉइल 3 कॉइल्स है ना, हम एक कॉइल को जला देते हैं, दूसरी को जला देते हैं, तीसरी को जला देते हैं, या फिर हम उसके एक कुछ और हीटर आते हैं जिसके अंदर एक स्विच लगा होगा, आप उसको ऐसे घुमाएंगे, थोड़ा गर्म कम देगा, सेकंड थर्ड पे कर दोगे आप उसको तो ज़्यादा गर्मी देगा। एयर वाले हीटर नहीं, दूसरे। तो कैसे गर्म होता है वो, एक पे कम गर्म होगा, थोड़ी कम इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, दूसरे पे ज़्यादा जाएगी, तीसरे पे और ज़्यादा चली जाती है। तो मैग्नीट्यूड जो है करंट का उसके ऊपर भी डिपेंड करता है हीटिंग कितना होगा। अगर नॉर्मल अमाउंट का करंट फ्लो कर रहा है कॉपर वायर से तो वायर जो है वो ज़्यादा गर्म नहीं होगी, बट अगर लार्ज करंट फ्लो कर जाएगा सम वायरिंग एक्सीडेंट तो वायर बिकम एक्सट्रीमली हॉट एंड फायर में बी स्टार्टेड। हम अपनी कॉपर वायर जो हमारी खुद की वायरिंग होती है घर में, उसके अंदर आपने देखा होगा कई बार आग लग जाती है, पुरानी कुछ घरों में आपने देखा होगा वायर्स में। क्यों होता है वो उस वायर की जितनी कैपेसिटी थी करंट को पास करने की, उससे ज़्यादा करंट आ जाता है। कभी कभी होती है प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम होती है कि जितना 220 पे भेज देते हैं वो कभी कभी वो ज़्यादा करंट भेज देते हैं। तो उससे क्या होगा, कभी कभी आपने देखा होगा, सुना होगा आपने कि एकदम से अचानक एक सिटी में सारे इतने अप्लायंसेस ख़राब हो गए। क्यों होते हैं ऐसा, ऐसा तब होता है जब फॉल्ट हो जाता है। मान लीजिए ग्रिड के अंदर फॉल्ट है, ग्रिड में से जो सप्लाई आई है वो फॉल्टी हो गई है, इसीलिए बोला जाता है एक डिवाइस लगाया जाता है अपने घरों के अंदर कि वो डिवाइस जो होता है उसका एक टेक्निकल नेम है उस डिवाइस का, तो वो डिवाइस लगाया जाता है। तो वो क्या करता है, उसको जितनी भी वोल्टेज आती है उसको रेगुलेट करता है, मतलब वो वोल्टेज रेगुलेटर होता है वो बेसिकली। तो अगर कम आ रही है तो उसको भी स्टैंडर्ड पे कर देता है, ज़्यादा आ रही है उसको भी स्टैंडर्ड पे कर देता है। आजकल ऐसे प्रॉब्लम्स कम आते हैं। सो एप्लीकेशन ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। अब जो ये हीट करता है करंट, ये हीटअप हो जाते हैं हमारे अप्लायंसेस, तो उसका एप्लीकेशन क्या है हम अभी तक खुद ही जान चुके हैं। इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ लाइट, द हीटिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ लाइट। पहला तो लाइट प्रोडक्शन। फिर क्या है, हम वाटर हीटर में यूज़ करते हैं, रूम हीटर में, इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस करने के लिए, ये सारे अप्लायंसेस को यूज़ करते हैं। हॉट प्लेट खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, खाना बनाने के लिए हॉट प्लेट्स यूज़ करते हैं, और इलेक्ट्रिक केटल्स यूज़ करते हैं। वो सब में क्या हो रहा है, वो इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट को यूज़ कर रहे हैं, तो हम वो सारे अप्लायंसेस को यूज़ करते हैं। फिर इसका एक और यूज़ है विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट यूज़, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज़ यूटिलाइज्ड इन अ सेफ्टी डिवाइस कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्यूज़। एक इलेक्ट्रिक फ्यूज़ नाम का डिवाइस होता है जिसको हम इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं कि वो जो है ज़्यादा हीटअप हो जाएगा, तो सबसे पहले वही फेल होता है ताकि हमारी बाकी की बिजली का जो सर्किट है वो बच जाए, उसको वो सेफ रहे। तो सबसे पहले इसी को इफेक्ट आता है। तो ये इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जो होता है ये भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। और जो CFLs होते हैं, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं, उसके अंदर प्रोडक्शन ऑफ लाइट होता है, बट वो क्या करते हैं, वो भी कर देते हैं, वो हीट अप भी करते हैं, है ना। तो वो जो हीट अप हमें करते हैं, जो इलेक्ट्रिक बल्ब हमने जलाया, हमने उसे लाइट के लिए जलाया था, वो साथ में क्या कर रहा है, हीट भी कर रहा है। तो क्या है, वो उसका अनडिज़ायरेबल इफेक्ट है। तो उसको रिप्लेस करने के लिए CFLs आ गए हैं, उनके अंदर फिलामेंट नहीं होता ताकि वो अनडिज़ायरेबल ये वाला इफेक्ट नहीं देते। ओके, तो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फ्यूज़ की। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या करता है, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है, ये एक सेफ्टी डिवाइस है। वो किसके ऊपर काम कर रहा है, हीटिंग इफेक्ट वाला जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर्टी है उसके ऊपर काम कर रहा है। ये करता क्या है, ये प्रिवेंट कर देता है हमारे इलेक्ट्रिक फायर्स को, डैमेज को होने से बचाता है हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ घरों में लगा दिया जाता है या किसी अप्लायंस में लगा दिया जाता है। ये कैसे करता है काम, ये एक शॉर्ट लेंथ का पतला सा वायर होगा, छोटा सा पतला सा वायर होगा, वायर ऑफ टिन प्लेटेड कॉपर हैविंग अ लो मेल्टिंग पॉइंट। उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, ठीक है। ऐसे एक डिवाइस होता है, इधर बनाया भी गया है,
ये रहा इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का ये डायग्राम आप देखिए। इसमें क्या होता है, एक छोटा सा ये मेटल के अंदर, एक ग्लास ट्यूब के अंदर क्या लगाया गया है, एक ये मेटल कैप बना दिया और ये पतली सी वायर होगी। तो अगर इसमें से ये बीच में लगा देते हैं डिवाइस के, तो अगर इसमें से मान लीजिए ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चली गई जिसकी वजह से गर्म हो गया है ना, तो गर्म होते ये क्या होगा, ये वायर पिघल जाएगी और ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा। वायर के पिघलने से वायर टूट गई, पिघल जाएगी और टूट जाएगी। जैसे ही वायर पिघलेगी और टूट जाएगी तो क्या होता है, उससे सर्किट ब्रेक हो जाएगा। वही इस इंस्ट्रूमेंट का काम है, सर्किट ब्रेक करना ही इसका काम है, वही इसका सेफ्टी मैकेनिज्म है। सेफ्टी मैकेनिज्म कैसे होता है, एक शॉर्ट लेंथ की थिन वायर होती है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है, मतलब जो थोड़ी सी हीट करते ही वो पिघल जाती है। एंड थिन वायर हैज़ अ मच ग्रेटर रेजिस्टेंस दैन द रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक वायरिंग। जो वायरिंग हमने की है, मान लीजिए हमने कॉपर का वायरिंग किया है, तो जो ये वाली जो होगी, जो जिसका फ्यूज़ बनता है वो कॉपर का नहीं होता, वो बहुत पतला होता है किसी और मटेरियल का, जो बहुत जल्दी गर्म हो सकता है। जल्दी इसलिए कि उससे पहले कि हमारी पूरी वायर्स गर्म हो, उससे पहले ये गर्म होकर मेल्ट हो जाएगा और टूट जाएगा, ताकि हमारी बाकी की वायर्स को नुकसान ना हो इन केस ऑफ एक्स्ट्रा वोल्टेज अगर घर में आ जाती है तो ड्यू टू दिस इफ द करंट इन द इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग सडनली इंक्रीजेज, अगर कभी ऐसा फॉल्ट आता है टू मच, तो ये फ्यूज की जो होगा हीट अप हो जाएगा और मेल्ट हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा। तो हीट होके मेल्ट होके ब्रेक हो जाएगा और फ्यूज जो है यही काम करता है, वो हमारी पूरी वायरिंग को बचा लेगा। कैसे बचाएगा, सर्किट ब्रेक करना है। ओके, वो जो एक पूरा सर्किट बनता है उसको ब्रेक करना है, बीच में फ्यूज डाल देते हैं। गलती से कभी भी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ जाए तो ये ख़त्म हो जाएगा और सर्किट स्टॉप हो जाएगा और हमारे अप्लायंसेस बच जाएंगे, सिर्फ फ्यूज़ उड़ेगा और अप्लायंसेस बचे रहेंगे। फाइन, ये आपने ये इसका डायग्राम दिखाया गया है, ऐसे होता है। ये छोटा सा एक पतली सी वायर डली होती है, जैसे ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है वो गर्म आके टूट जाती है। फाइन, ये जो फ्यूज़ क्या करता है, ये फ्यूज़ जो है इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो होते हैं हमारे सारे, उनको बचाता है, आग लगने से बचाता है, डैमेज होने से बचाता है। अगर टूट जाता है फ्यूज़, अगर उड़ जाता है, ब्लोन ब्रेक्स, तो हमें क्या करना होता है, नया फ्यूज़ लगाना पड़ता है ना, नया फ्यूज़ लाके लगा देना पड़ता है। मतलब पहले ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता था कॉमनली फ्यूज़, अब इसका एक रिप्लेसमेंट आ चुका है। तो पहले के ज़माने में आप याद करिए कि जब भी ज़्यादा बिजली आ जाती थी तो फ्यूज़ उड़ जाया करता था घर का, फिर इलेक्ट्रिशियन आता था, वो एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट दोबारा लगा देता था और लाइट आ जाती थी। तो वो दोबारा से फ्यूज़ को लगा देता था, फिर से सर्किट जुड़ जाता था, फिर से लाइट आ जाती थी। वो इसलिए लगाया जाता था दोबारा से फ्यूज़, ताकि कभी दोबारा से लाइट में ऐसे प्रॉब्लम आए तो वो दोबारा से फ्यूज़ उड़ जाए, आपके घर के अप्लायंसेस बच जाए। तो अब हम बात करते हैं कॉज ऑफ द लार्ज करंट फ्लो इन हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक वायरिंग। क्या वजह होती है, तो एकदम से अचानक से इतना ज़्यादा ओवर इलेक्ट्रिसिटी, लार्ज इलेक्ट्रिक फ्लो क्यों हो जाता है, तो ओवरलोडिंग है एक। तो पहला इसका सिचुएशन किस वजह से हो रहा है, तो पहला इलेक्ट्रिक वायरिंग आपने पूरी लगा रखी है, अचानक से क्या होता है कि इतनी सारी बिजली क्यों आ रही है, तो पहला कारण है ओवरलोडिंग। मतलब क्या है कि ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपने बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो है एक ही स्विच से कनेक्ट कर दिए, एक ही सॉकेट में डाल दिया आपने। वो छोटा सॉकेट था, उसकी कैपेसिटी थी, आपने उसमें बहुत सारे अप्लायंसेस लगा दिए लाइन से, तो वो क्या करेगा, वो बहुत सारे अप्लायंसेस बिजली को खींचेंगे, ऑब्वियसली उनको अपनी अपनी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी चाहिए, तो वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट का जो ड्रॉ करते हैं उससे। इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो वायरिंग है उसकी तो एक कैपेसिटी है झेलने की, उतनी इलेक्ट्रिसिटी को वो टॉलरेट कर सकती है, तो लार्ज करंट इस वजह से चला जाता है उस वायर में से, उस पर्टिकुलर उस रूम की, उस पर्टिकुलर जो सॉकेट की वायर्स में से बहुत सारा करंट चला जाएगा। और जो उसकी वायरिंग है अगर वो पुरानी हो चुकी है, नई भी अगर बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं है, तो वो नहीं झेल पाएगी इतना ओवरलोड, और वो क्या होगी, आग लग सकती है उसके अंदर, बहुत गर्म हो जाएगी। तो उसकी वजह से वो हाई टेम्परेचर पे आग भी चली कई बार लग जाती है, मेल्ट हो जाती है वो वायर। तो इस पहला कारण है ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग की वजह से होता है ज़्यादा करंट। दूसरा कारण है शॉर्ट सर्किट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट इन सप्लाइड बाय हाउस होल्ड थ्रू टू इंसुलेटेड वायर। शॉर्ट सर्किट कैसे होता है, देखो जब भी इलेक्ट्रिसिटी, अगर कभी आपने देखा होगा, सबने देखा होगा, ध्यान नहीं दिया होगा बस, तो दो तरीके के तार जाते हैं एक ही बार में, दो तार जा रहे हैं। एक तार है आपका इलेक्ट्रिसिटी का तार, दूसरा होता है न्यूट्रल। दोनों के बाहर रबड़ की कवरिंग होती है। ओके, आपने देखा होगा ऐसा मटेरियल की कवरिंग होती है ताकि दोनों आपस में टकराएं ना, दो तार, मतलब जब वायर के बीच में पड़े हुए हैं। वन इंसुलेटेड वायर इज कॉल्ड लाइव वायर, द अदर इंसुलेटेड वायर इज कॉल्ड न्यूट्रल वायर। ठीक है, बोथ दीज वायर्स आर नेसेसरी फॉर वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस। In case of plastic insulation of the live wire and the neutral wire get worn
ड्यू टू वियर एंड टियर। कई बार क्या होता है, पुरानी हो गई वायर, चूहे ने काट दिया, कुछ और कट लग गया, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो वियर एंड टियर हो जाता है उस वायर का, और फिर क्या होता है, दो वायर्स आपस में टच हो जाते हैं, बीच में वायरिंग जहाँ पे हुई हुई है वहाँ पे दो वायर्स आपस में टच हो रहे हैं एक दूसरे से। तो जो टचिंग ऑफ द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर डायरेक्टली इज नोन एज शॉर्ट सर्किट। मतलब दो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर को आपस में टकराना नहीं है, लेकिन जैसे ही वो टकराएंगे तो उसको बोलेंगे शॉर्ट सर्किट। So due to which a large current flows through the household wiring and this large current may heat the wires to dangerously high temperature and fire may be started। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, शॉर्ट सर्किट होने की वजह से क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, दोनों आपस में टकरा गए, हीट अप हो गए, आग भी लग सकती है। तो दूसरा कारण क्या था, शॉर्ट सर्किट। पहला कारण क्या था, ओवरलोड, दूसरा कारण था शॉर्ट सर्किट। तो अब इसको पुराने ज़माने में जो फ्यूज़ यूज़ होता था, अभी भी यूज़ होता है काफ़ी जगह, तो एक नया अप्लायंस है जिसको हम बोलते हैं एमसीबी, बोला जाता है एमसीबी डाउन हो गया। तो ये जो अप्लायंस है आपने देखा होगा सबने अपने घरों में लगा हुआ, ये जो अप्लायंस है इसको एमसीबी कहा जाता है। ये इलेक्ट्रिसिटी के मैग्नेटिक इफेक्ट के ऊपर काम करता है। कौन से इफेक्ट पे, मैग्नेटिक इफेक्ट पे। ओके, ये मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करेगा। तो जैसे ही अगर मान लीजिए कुछ भी उल्टा सीधा हाई करंट आया तो ये डाउन हो जाता है। जैसे ही डाउन होगा इसका मतलब सर्किट ब्रेक, और ये सारे अप्लायंसेस को बचा लेता है। फिर हम क्या करते हैं, जाकर इसको अप कर देते हैं, सिर्फ इतना ही किया जाता है। तो दिस इज अ डिवाइस जिसमें कि मतलब फ्यूज़ के केस में क्या होता था, बार बार इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ता था और उसे फ्यूज़ चेंज करना पड़ता था। बट इसके केस में क्या है, आपको बार बार फ्यूज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी एमसीबी सिर्फ डाउन होती है, आपको उसको अप कर देना होता है, दैट्स इट। तो एमसीबी क्या है, दिस इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड दीज डेज। एमसीबी डज नॉट वर्क ऑन द हीटिंग, ये किस पे काम कर रही है, मैग्नेटिक इफेक्ट पे। फ्यूज़ किस पे काम कर रहा है, हीटिंग इफेक्ट पे। These switches commonly turn off when the current in a circuit exceed the safe limit. We turn on, तो फिर दोबारा से सर्किट कंप्लीट हो जाता है, राइट। अब हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट होता क्या है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट ही क्या होता है। देखो, जब भी किसी इलेक्ट्रिक वायर से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है तो वो इलेक्ट्रिक वायर मैग्नेट के जैसा काम करती है। ओके, थोड़ी सी उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिक वायर से इलेक्ट्रिसिटी पास करता है तो दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक वायर दैट स्टार्ट बिहेविंग एज अ मैग्नेट। ओके, सो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट द करंट। इट वाज डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड who founded that when an electric current is passes through a wire the compass needle, जो फिनोमिना है, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक करंट की, इस फिनोमिना को ये जो साइंटिस्ट हैं हैंस क्रिश्चियन, इन्होंने स्टडी किया था। इन्होंने बताया था कि जब इलेक्ट्रिक वायर से करंट पास करते हैं और उसके पास में आप मैग्नेटिक निडल को लेकर आओगे तो वो मूवमेंट शो करती है, मतलब वो क्या करेगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी नॉर्थ साउथ पोजीशन में। इसका मतलब कि वो जो वायर है वो मैग्नेट बन गई है, ये उन्होंने स्टडी करके बताया। तो जब भी एक वायर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ तो उसने क्या किया, प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस किया। तो मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो इंक्रीज होता है अगर हम यूज़ करेंगे कि लॉन्ग कॉइल ऑफ वायर। अगर हम ऐसे घुमावदार वायर को, कॉइल के शेप में वायर को अगर हम यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट देगी एज कम्पेयर टू स्ट्रेट वायर। इवन further the magnetic effect is increased if the coils of the wire is wound around an iron rod and then current is passed through it। तो देखिए, अगर आप इसको अच्छे से मैग्नेटिक इफेक्ट लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होता है, एक इलेक्ट्रिक वायर को लेके उसको कॉइल करके एक उसके बीच में से क्या डालनी होती है, आयरन की रॉड या आयरन की कोई कील डाल देंगे तो वो मैग्नेट बन जाती है, मैग्नेटिक इफेक्ट बनता है। ये देखिए, ये आप इसमें दिखाया गया है, ये कील है, इसके चारों तरफ वायर कॉइल कर दी गई है और इसको बैटरी से अटैच कर दिया, गोल 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 घुमा दिया हमने वायर को इसमें, ठीक है। तो ये क्या बन जाती है, ये मैग्नेट बन जाती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ऐसे बनाए जाते हैं, वो लोहे की चीज़ें होती हैं, वो आयरन की चीज़ें हैं जिसके बीच में से वायर को घुमा देते हैं, उसके चारों तरफ कॉइल कर देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं। तो वो टेम्परेरी क्या बन जाते हैं, मैग्नेट। उनको इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहा जाता है। दो तरीके के मैग्नेट्स हो गए, एक तो मैग्नेट वाले मैग्नेट जो मैग्नेट हैं, दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब कि वो मैग्नेट नहीं है, अगर जैसे इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ करोगे वो मैग्नेट नहीं बचेंगे, वो वापस नॉर्मल, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी ऑन करोगे तो वो मैग्नेट बन जाएंगे। इस वाले में जैसे ही आप सर्किट कंप्लीट करोगे तो ही ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, जैसे ही आपने सर्किट ब्रेक किया तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा। ओके,
द इलेक्ट्रोमैग्नेट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल of insulated wire wrapped around a piece of iron which is magnetized only when an electric current is passes through the coil. मैंने आपको ये बता दिया मैग्नेट कब बनेगा, only when the electric current is passing through that. ये जो कॉइल के फॉर्म में जो है वायर, इसमें से जब करंट पास करेगा तभी ये मैग्नेट बनेगा, बाकी टाइम में ये नॉर्मल मेटल की तरह काम करेगा. तो मैग्नेट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर वूंड अराउंड ए आयरन रॉड. When two ends of the coil gets connected to a cell, तो क्या होगा, करंट पास करेगा और मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाएगा. तो जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, मैग्नेटाइज द आयरन रॉड, तो ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है. ये सिर्फ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बनती है, तब तक के लिए बनेगी ये मैग्नेट, तब तक उसके अंदर करंट फ्लो करेगा. जैसे ही करंट स्टॉप करेगा वो स्टॉप हो जाएगा. तो दो फैक्टर्स है थ्रू विच एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी मेड स्ट्रॉन्गर. अब देखो इसमें हमने 3-4 चीज़ें पढ़ चुके हैं. थर्ड है जिसमें हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स की. इलेक्ट्रोमैग्नेट कब स्ट्रॉन्ग बनेगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं, तो दो बातों पे डिपेंड करती हैं. पहला, करंट के अमाउंट के ऊपर, अमाउंट ऑफ करंट यूज्ड, ये फर्स्ट फैक्टर है. दूसरा, नंबर ऑफ टर्न्स, कॉइल के कितने हैं वायर के. तो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कितना अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है, कितना वोल्ट का करंट पास कर रहे हैं हम, कितना तेज़ करंट है. दूसरा, वायर जो हमने लपेटी है उस आयरन रॉड के चारों तरफ, उसके कितने हमने चक्कर बनाए हैं, कितनी लंबी एक्चुअली वो वायर, नंबर ऑफ टर्न्स, गोल 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 कॉइलिंग कर दी हमने, उस कितनी ज़्यादा कॉइलिंग की है. अगर आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाना चाहते हैं तो आप क्या कर दो, ज़्यादा कॉइलिंग कर दो और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो, तो वो जो मेटल का रॉड था वो बिल्कुल मैग्नेट बन जाएगा. तो इसके काम में क्या आते हैं हम, मैग्नेट का यूज़ क्या है हमारे लिए, यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. तो दीज मैग्नेट्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज. कौन कौन से, इलेक्ट्रिक बेल में यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रिक फैन में, इलेक्ट्रिक मोटर में, इन सब में क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं. ओके ये जो मैग्नेट है हैव देयर यूटिलाइजेशन इन इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में भी हम यूज़ करते हैं. वेयर द वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज़ रिक्वायर्ड. इलेक्ट्रिक जो जनरेटर होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसके अंदर भी ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है. ये जो है फॉर डिफ्लेक्टिंग इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ पिक्चर ट्यूब ऑफ टीवी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड. जो इलेक्ट्रॉन्स को डिफ्लेक्ट करने के लिए भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी यूज़ होगी. सेपरेशन ऑफ आयरन ओर फ्रॉम द अदर अर्ली सब्सटेंस, उसके लिए भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है. फॉर प्रिपेयरिंग स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट्स इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड. अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को कब यूज़ करते हैं, दूसरे जो परमानेंट मैग्नेट्स बनाने हैं तो उनको भी मैग्नेटिक फील्ड देने के लिए उस टाइम पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ किया जाता है. हमें किसी मेटल को, हम आर्टिफिशियली भी मैग्नेट्स बनाते हैं ना, तो किसी मेटल को मैग्नेट में कन्वर्ट करना है तो उसको भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड देनी पड़ती है, तब भी इसका यूज़ किया जाता है. और इसका क्या यूज़ है, डिवाइसेस जैसे कि लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. अगर आपको बड़े भारी भारी चीज़ें उठानी है मेटल की, तो जब करंट, तो उसको उठाने के लिए भी क्या करते हैं, जैसे ही कॉइल में से करंट पास करेगा वो चीज़ जो है वो मैग्नेट बन जाएगी. और जब उसको ड्रॉप करना है, मतलब आप समझिए कि क्रेन की तरह काम करेगी, मतलब जिसको ऐसे होल्ड नहीं किया हुआ, जिसने सिर्फ चिपका लिया है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से, तो उसको मैग्नेट बना देंगे, वो उठा लेगी मेटल का सामान. जहाँ पे उसको ड्रॉप करना है तब सर्किट को ब्रेक कर दो, वहाँ पे ड्रॉप कर देगी. स्विच ऑन बैटरी कन्वेंशनल फ्लो करंट. तो ये जो है, ये डायग्राम आप देख के समझ सकते हैं कि जो ये एक और यूज़ है मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का, कि ये लिफ्टिंग के लिए भी यूज़ हो सकता है. जो ऐसे सब्सटेंस हैं जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिस्पॉन्ड करते हैं, उन सारे सामान को उठाने के लिए आप यूज़ कर सकते हो. फिर एडवांटेज क्या होते हैं, अब हम ये बात करते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और परमानेंट मैग्नेट्स जो होते हैं उन दोनों के बीच में मतलब कैसे एडवांटेज है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के अंदर, तो ये हम बात करते हैं. तो पहली सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या है, टेम्परेरी हैं. तो आप वही कर सकते हो, मान लो आपको ये सामान उठाना है, कचरा यहाँ पे पड़ा हुआ है, मेटल स्क्रैप, आपको ये उठाना है बहुत सारा, तो यहाँ से आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बड़ा सा लो उसके चारों तरफ और बनाओ उसको, और ये उठा लो सारा, वहाँ पे आपको डालना है, यहाँ पे डाल दो, मतलब बंद कर दो सर्किट को, यहाँ पे छोड़ देगा इसको. तो ये नॉर्मल मैग्नेट नहीं कर सकता, इलेक्ट्रोमैग्नेट कर सकता है ये काम, टेम्परेरी होने की वजह से. फर्स्ट प्रॉपर्टी है टेम्परेरी. दूसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज बेटर देन परमानेंट मैग्नेट इन मैनी रिस्पेक्ट्स. कैसे, देयर आर सम एडवांटेज. द मैग्नेटिज्म ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ आराम से, जबकि हम उसको डिज़ायर प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं. परमानेंट मैग्नेट के केस में ये पॉसिबल नहीं है.
दूसरा, हम मैग्नेटिज्म को बढ़ा सकते हैं। हम कॉइल्स को इंक्रीज कर देंगे, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इंक्रीज कर देंगे करंट को, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। जबकि जो परमानेंट मैग्नेट है उसमें आप ये नहीं कर सकते, वो जितना स्ट्रांग है उतना ही रहेगा, वैसा ही रहेगा वो परमानेंट मैग्नेट जो है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट के केस में आप क्या कर सकते हैं, मान लो आपको स्ट्रांग मैग्नेट नहीं चाहिए, आपको बस थोड़ा मोटा काम करना है उससे, तो आपको वीक मैग्नेट चाहिए, उससे कम करंट पास करो आप और उसके अंदर कम कॉइल्स बनाओ। आपको बहुत स्ट्रांग मैग्नेट चाहिए तो फिर आप क्या करेंगे, आप बहुत सारा कॉइलिंग कर देंगे वायर्स का। सो दिस इज वन प्रॉपर्टी। दूसरा, हम उससे इलेक्ट्रिक बेल में भी उसको यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक बेल क्या होती है, ये देखिए ऐसे ऐसे बनती है ये इलेक्ट्रिक बेल। ये ऐसे आपने एक वो बनाया, मेटल का टुकड़ा डाला, उसके चारों तरफ कॉइल बनाई, ऐसे आपने स्विच डाला और यहाँ पे आपने क्या किया, एक सॉफ्ट आयरन का ऐसे रॉड यूज़ कर लिया। तो जैसे ही इसमें से आप पास करेंगे, और ये क्या है, ये मेटल का गोंग है, जब ये हैमर लगा दिया, जैसे ही आप इसमें से कॉइल में से करंट पास करेंगे तो ये मैग्नेट बन जाएगा और इस वाले आयरन को अपनी तरफ खींचेगा। जैसे ही खींचेगा ये इसके ऊपर टन 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 करेगा। तो ये इलेक्ट्रिक बेल ऐसे बनती है। तो मतलब जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो सर्किट पूरा होते ही इसको अपने पास खींचती है। तो ये बेल ऐसे काम करती है। इसमें लिखा भी हुआ है यहाँ पे, आप यू कैन रीड दैट। इसमें क्या होगा, लोअर एंड जो होगा उसमें आयरन बार होगा, करंट पास करेंगे। सो दिस इज द थिंग। सो ये चैप्टर था, सिंपल सा चैप्टर था इलेक्ट्रिक करंट का। इसमें हमने कुछ बेसिक चीज़ें देखी। हमने इसमें ये देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, हमने ये देखा कि जो हीटिंग प्रॉपर्टी है करंट की, इलेक्ट्रिक करंट की, दो चीज़ें होती हैं, कंडक्टर्स होते हैं और एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने वाले मटेरियल्स होते हैं। तो जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड जितना ज़्यादा मटेरियल करता है वो हीट अप हो जाता है। तो हीटिंग प्रॉपर्टी को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने बात की कि कौन कौन से फैक्टर पे वो हीटिंग प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सो दिस वाज अ वेरी बेसिक चैप्टर। इस चैप्टर को अगर आपको समझ में आ गया है तो यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस चैप्टर। जो ये चैप्टर नहीं पढ़ते उनको कन्फ्यूजन हो सकता है कि जैसे ही आप थिकनेस इंक्रीज करेंगे वायर की, करंट इंक्रीज करेंगे, तो किस तरीके से मेटल जो है डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।